हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस सेशन में एक नए चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे एक व्यूअर के द्वारा परसों जो भी मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम से शेषफल प्रमेय टॉपिक जो था, मेरे एक व्यूअर के द्वारा उससे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, तो उसने एक क्वेश्चन किया है कि उसे और स्पष्ट कर दिया जाए। तो मैं स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट में उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा उसके, और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा आप लोगों से एक बात कहना है कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे मेरा एक बात कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे पढ़ाने का पैटर्न आपको समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाएं, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े। चलिए ठीक है, पिछले सेशन में एक कॉन्सेप्ट था जो मैं बताया था कि अगर कोई संख्या x है उसे d से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है, r। ठीक, और इसी संख्या का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, उसके बाद अगर d से डिवाइड किया जाए यानी डिवाइजर सेम रहे, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है, r स्क्वायर। और अगर इसी संख्या का क्यूब कर दिया जाए और d से डिवाइड किया जाए, ठीक, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है, r क्यूब। मेरे प्यारे मित्रों, जिन लोगों ने मेरे शेषफल प्रमेय के सारे लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा था, उन्हीं में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम किसी संख्या को एक निश्चित डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो अगर मुझे शेषफल r मिलता है और उसी संख्या का स्क्वायर कर दें और उसी डिवाइजर से डिवाइड भी कर दें तो मुझे शेषफल जो है r स्क्वायर मिलता है। लेकिन कभी कभी r स्क्वायर का मान डिवाइजर से अधिक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे एक बार d से और डिवाइड कर देना होता है, उसके बाद जो रिजल्टेंट मिलता है वो मेरा शेषफल हो जाता है। यही कंडीशन r क्यूब में भी लागू होता है। जब किसी संख्या का हम क्यूब कर देते हैं, उसके बाद अगर उसमें d से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल मुझे r क्यूब मिलता है। अगर ये r क्यूब d के मान से बड़ा है तो उसमें हम d से एक बार और डिवाइड कर लेंगे, जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो मेरा शेषफल हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया था कि 7 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, 2। 5 1 जा 5 और 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, यानी रिमाइंडर यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 2 5 7 1 5 2। ये होता है शेषफल, तो मुझे क्या मिल गया, 2। मैंने आपको फिर इसका स्क्वायर कर दिया था 7 का। 7 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 49। 49 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे शेषफल क्या मिलता था, 4 मिलता था, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ठीक, अब लोगों का क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ कि इसका क्यूब करके देखा जाए तो क्या रिमाइंडर मुझे 8 मिलेगा। मेरे भाई, जब इसका आप क्यूब कर देंगे, चूंकि यह संख्या छोटी है, मैंने छोटे संख्या से एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, तो आप इस सिद्धांत पे जाइए, इस पे मत जाइए क्यूब करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी इसका जब आप क्यूब कर रहे हैं तो इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, तो हो गया 7 9 63 के 3 और 7 चौक 28 और 6 34, यानी 343। अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ठीक है, 3 मिलेगा, रिमाइंडर इसका 3 ही आएगा। क्यों 3 आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आप ज़्यादा ना सोचें, ध्यान से देखें, अभी समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, अब आप इस पर नज़र डालिए जो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक निश्चित संख्या को किसी निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल क्या आता है, एक निश्चित संख्या, मान लीजिए 2 प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है कि मुझे अब इसका स्क्वायर नहीं करना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अगर कह रहा है कि इसी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए तो भी हमको शेषफल स्क्वायर में मिलता है। चलिए ठीक है,
अगर इसी संख्या का क्यूब कर दिया जाए तो शेषफल मुझे क्यूब में मिलना चाहिए। तो जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा है तो 5 से हम एक बार डिवाइड ना कर लेंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो शेषफल मुझे 3 नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए कल वाले लेक्चर में बताना जरूरी नहीं समझा, तो आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो गया। हमारे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने कहा फिर इस सिद्धांत मतलब इस कॉन्सेप्ट की मुझे ज़रूरत ही क्या है? अगर हम डिवाइड कर ही ले रहे हैं, शेषफल मुझे मिल ही जा रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ही क्या कि हाँ उसका r मिलेगा, फिर r स्क्वायर, फिर r क्यूब। चलिए मैं आप उनको भी ये बताना चाहता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखें, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम कोई संख्या लेते हैं 119 और इसे डिवाइड हम 5 से ही करके दिखाते हैं आपको। इसे डिवाइड मान लीजिए हम 5 से कर रहे हैं, चाहे 6 से कर लीजिए। तो जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? बताइए, जब आप लोग इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? 6 के नियम 6 और 5 11, 6 9 54 और 5 59, यानी यहाँ शेषफल आपको क्या मिला? 5 मिला। अब आपसे कह दिया जाए कि इसका स्क्वायर अगर हम कर दें, आपसे क्वेश्चन पूछा यदि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के स्क्वायर में यानी 119 के स्क्वायर में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? अब जब आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे, अपने अंदर सजो के रखेंगे, तो आप करेंगे क्या? फट से r का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे। और जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 चूंकि 6 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 6 से, और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब आप वैसे भी समझिए यूनिट डिजिट के माध्यम से कि इसका शेषफल क्या लास्ट में 1 ही निकल के आएगा। आप इसको चाहते हैं तो यहाँ आप इसका स्क्वायर करके 119 का गुणा उड़ा करके 5 अंश 6 से भाग दे के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। नहीं तो आप इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद 6 से भाग कर दीजिए। चूंकि ये 6 से बड़ा है, डिवाइजर से शेषफल बड़ा कभी होगा नहीं, तो अगर ये बड़ा है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। एक बार डिवाइड कर दे तो मुझे शेषफल 1 मिल गया। उन्हीं के जिन भाई साहब ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि इस कॉन्सेप्ट का क्या ज़रूरत है, मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एसएससी या बैंक या कोई एग्जाम हम दे रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि किसी एक निश्चित संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या का यदि हम क्यूब कर दें तो शेषफल क्या मिलेगा? अब क्यूब वूब की हिंदी घात 3 कर दें, लिखने से अच्छा समझ में आना चाहिए। यदि उसी संख्या का क्यूब कर दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो भाई साहब इस कॉन्सेप्ट की यही ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या, निश्चित संख्या क्या है x, अगर उसे 11 से भाग दे रहे हैं तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि मुझे शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। आप कह रहा है अगर उसी संख्या का क्यूब कर दें, अब आप x का क्यूब करके 11 से भाग करके क्या शेषफल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर रखे हुए हैं तो आपको पता है कि अगर किसी संख्या का क्यूब किया जाएगा और उसी संख्या से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है? r क्यूब मिलता है। तो आप इसका क्यूब कर देंगे तो 125 मिल जाएगा, और 125 में जब 11 से भाग देंगे तो शेषफल 4 मिल जाएगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, चूँकि हमने आपको एक छोटा सा अंक लेके, एक डिजिट, छोटा डिजिट लेके एक छोटे डिजिट से भाग देके समझाने की कोशिश किया, तो आप लोगों के अंदर तमाम क्वेश्चन उठे। अब जहाँ तक मुझे आशा है कि अब आप लोग इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे, इसको लेके अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी या मेरे ही एक अग्रज हैं जिन्होंने वीडियो देखने के बाद फ़ोन किया कि भाई साहब ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, फिर इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही क्या थी। प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि क्यूब करके बताइए। तो ठीक है, मैंने क्यूब करके भी बता दिया और उनके क्वेश्चन का जवाब मैंने ये दे दिया कि जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी ज़रूरत यहीं पड़ती है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक होगा अब,
वो होगा क्या, सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। ठीक, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, सरलीकरण। अब जहाँ तक इस शब्द से हम समझने का प्रयास करें तो सरल का मतलब होता ही है कि कोई जटिल चीज़ हो तो उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के ऐसा कर दिया जाए कि मुझे समझ में आ जाए, या उसको इतना आसान कर दिया जाए कि हर किसी को समझ में आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे, आपको एक जटिल इक्वेशन दे दिया गया या जटिल कोई मल्टीप्लिकेशन हो गया या कोई एक इक्वेशन बना के आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका सिंप्लीफिकेशन करते हुए इसकी जो अंतिम वैल्यू होगी उसको ज्ञात कीजिए। इससे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन इससे बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। हाँ, हालांकि एसएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, वनडे का कोई एग्जाम्स होगा तो पूछा जाएगा। आपको तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके तमाम ट्रिक देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे कि हाँ भैया इसका स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। चलिए ठीक है, ट्रिक को भी जानना ज़रूरी है क्योंकि खेल तो सब समय का ही है। अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे तो समय का आप बचत भी तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सुझाव है, सबसे पहले आपको प्रयास बेसिक पे करना चाहिए। अगर आप बोर्ड मास रूल पढ़े हैं, अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करने का रूल पढ़े हैं कि सबसे पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा, यानी रेखा दिया हुआ तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो कोष्ठक दिए हुए हैं ये कितने प्रकार से, उनकी आकृतियाँ क्या क्या होती हैं। रेखा कोष्ठक, एक रेखा खींच देंगे तो ये मेरा रेखा कोष्ठक कहलाया जाता है। अगर ये किसी संख्या के ऊपर है तो उस संख्या के ऊपर ये लग जाता है, तो ये हो जाता है कि 3 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। यानी 3 + 2 अगर लिखा हुआ है ऐसे करके, एक संक्रिया तो जरूर होनी चाहिए। अगर रेखा कोष्ठक लगता है तो कोई ना कोई एक संक्रिया, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी एक बार एक तो होना ही चाहिए। तो इस कह सकते हैं कि इन दोनों डिजिट के ऊपर जो भी बीच में संक्रिया है यानी प्लस में लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम रेखा कोष्ठक लगा दिए तो सबसे पहले छोटा ना हल करके रेखा हल करेंगे। और उसके बाद में छोटा कोष्ठक क्या होता है, छोटा कोष्ठक की आकृति ये होती है, अगर हम किसी कोष्ठक को शुरू करते हैं तो बंद करना अनिवार्य होता है। अगर हमने किसी छोटे ब्रैकेट के अंदर ये लिखना शुरू कर दिया 3 + 2 और इसे बंद नहीं किया तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन गलत है, ये पैटर्न गलत माना जाएगा और ये अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या आता है मझला कोष्ठक, जिसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये होता है मझला कोष्ठक। इसके लिए भी वही रूल अप्लाई होता है कि इसको अगर हमको शुरू करना है तो लास्ट में जाके मुझे बंद जरूर करना है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत ही रहेगा। उसके बाद एक आता है बड़ा क्वेश्चन कोष्ठक, ये होता है बड़ा। ठीक, इसके लिए भी वही रूल है, अगर स्टार्ट करना है तो क्लोज करना है आपको, अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्लोज भी नहीं करना है, फिर यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कोष्ठक को हल करने का रूल क्या है, कैसे हम समझें कि कोष्ठक में कौन कौन सा कोष्ठक पहले हल करें, कौन सा बाद में हल करें। चलिए ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि किस कोष्ठक को पहले हल करना है और किसको बाद में हल करना है। चलिए मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें रेखा कोष्ठक से लेकर बड़ा कोष्ठक सब तक है। एक क्वेश्चन है 3 + 7 - 3 + 2 - 5। ठीक, इसे बंद कर दिए, इसे बंद कर दिया और इसे बंद। छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए पहले छोटे बेसिक से ही समझिए। अब इसमें सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, हमने आपको बताया सबसे पहले अगर किसी भी मतलब क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मझले को हल करेंगे, उसके बाद बड़े को हल करेंगे। ये मैंने आपको बताया। तो इसके लिए सबसे पहले आप छोटे को हल करेंगे, 5 में से 2 में से 5 घटाना है तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा। -3 किए, कोष्ठक को हर लाइन में बंद करते हुए चलना है, हमने बंद कर दिया। फिर क्या करेंगे, आप छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। छोटा कोष्ठक यहाँ से दिख ही रहा है कि 0 होगा तो -0 कर दिए। आप छोटा कोष्ठक हल कर लिए तो उसको छोड़ देंगे, जो बचा उसको क्लोज कर देंगे।
अब क्या करेंगे, मझले को हल कर लेंगे। मझला कोष्ठक यहाँ से दिख ही रहा है कि 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 की ये मझला चूंकि हल कर लिए तो इसको छोड़ देना है। अब बड़े को हल कर लिए तो इसको भी छोड़ देना। उत्तर मुझे क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो इस प्रकार अगर कोष्ठक का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे को हल करते हैं। अगर रेखा दिया हो तो उससे पहले रेखा को हल करते हैं। चलिए ठीक है, एक बार एक एग्जाम्पल मैं आपको और लेके समझाता हूँ। गर्मी की मौसम में बड़े दिनों के बाद अब गर्मी स्टार्ट हुई है इस सीज़न की। अभी तक तो हम यूं ही मज़े करते रहे, कभी पसीने से हमारा परिचय नहीं हुआ था, लेकिन अब पसीना होने लगा बढ़िया से। बहुत गर्मी पड़ रही मेरे भाई। चलिए ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही संघर्ष करिए। आप लोगों को बताने यानी पढ़ाने के लिए मैं गर्मी में भी संघर्ष कर रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ने के लिए इससे ज़्यादा संघर्ष करिए। कभी आप ये सोच के मत उठ जाइए अरे बहुत गर्मी लग रही है अब नहीं पढ़ूंगा मैं, अब जब रात होगी तब पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा। पसीना होने के बाद ठंडा हो जाता शरीर, इसलिए पसीना होता ही है। चलिए ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए हम बड़े कोष्ठक से पहले कोई अंक ले लिए, मान लीजिए 3 ले लिया, ठीक। 10 + 5 - 11, फिर मझला कोष्ठक स्टार्ट किए, ठीक। 2 + 14, ठीक, माइनस छोटा कोष्ठक को स्टार्ट किए। 17 - 3 + 2 डिवाइड बाई 2, इसको हल किए। अब हम दो सबको क्लोज कर दिए। अब आपको हल करना है। अब इसमें जितनी जल्दी आप हल कर लीजिए, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, कोई आपको ट्रिक नहीं बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर लीजिए उत्तर आ गया। ये आपको क्रम से हल ही करना है, बशर्ते आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है ये आप पे डिपेंड करता है। फट से लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप को काटने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ 2 से 2 में डिवाइड करना है एक स्टेप पे करके, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। बाकी जब तक हम अगर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी को हम ऐसे ही उतारते रहेंगे। यानी 10 + 5 - 11, मझला ब्रैकेट स्टार्ट 2 + 14 माइनस यहाँ छोटा स्टार्ट 17 - 3 और +2 डिवाइड बाई 2 = 1। यहाँ पे हम सबको क्लोज कर दिए और इस बार छोटे को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ में आता है। जब संख्याएं बड़ी हो तो हम ज़्यादा बार सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 14 - 17 1 18 में से 3 के क्या हुआ 15 कर दिए। छोटा ख़त्म, बड़ा ख़त्म, ठीक। 17 में 1 18 प्लस को जोड़ के माइनस घटा लिया जाता है। 18 माइनस ये 15 हो गया। इस बार हम इसको भी ख़त्म कर लेंगे। 14 2 16, 16 - 15 बराबर 1 आ जाएगा। यानी 3 + 10 + 5 - 11। अब जब किसी कोष्ठक के बाद मतलब जब किसी कोष्ठक के पहले कोई निशान नहीं होता तो वहाँ हम क्या लेते हैं, गुणा लेते हैं। यहाँ गुणा कर देंगे। 14 2 16 - 15 यानी 1। और इसे क्या करेंगे आप, सॉरी यहाँ बड़ा लगाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ भी बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा। एक हमारे सर थे, कभी हमको भी पढ़ाया करते थे, उन्होंने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में जैसे मान लीजिए चारों दिया हो, प्लस माइनस गुणा और भाग, किसी समीकरण में ये चारों संक्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, जैसे इस समीकरण के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, तो सबसे पहले हम हल किसे करेंगे, तो सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को। अगर मान लीजिए अब जैसे यहाँ है, यहाँ प्लस माइनस और गुणा तीनों संक्रिया है, तो इसमें सबसे पहले हम प्लस प्लस को जोड़ लें, नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद में फिर प्लस को जोड़ेंगे, उसके बाद माइनस को घटाएंगे। अगर यहाँ डिवाइड होता, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भाग करने के लिए भाग देने वाला चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ सबसे पहले हम जोड़ नहीं लिए कि 17 2 19 जोड़ के फिर 2 से भाग दे दें। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, उसके बाद में फिर अगर गुणा होता तो गुणे को हल करता। तो उन्होंने एक वो बताई थी, एक लाइन की का को पहले काट के, आपको कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा 3 का 5 भागे 5 प्लस 3 माइनस 2 गुणे 2। अब ऐसे कहीं लिखा मिल जाता है, तो कैसे हम इसे हल करेंगे। तो उनका एक कहना था, उन्होंने एक वाक्य के माध्यम से हम लोग को बताया था कि का को पहले काट के तस्कीम लेना चाहिए और धन धन को जोड़ के तब ऋण घटाना चाहिए। मतलब
का को पहले काट के तस्कीम लेना चाहिए, यानी सबसे पहले का वाला हल कर लेंगे, फिर भाग देंगे, और धन धन को जोड़ के तब ऋण घटाना चाहिए, फिर प्लस प्लस को जोड़ के और सबसे लास्ट में माइनस उससे कर देंगे। तो उसी प्रकार अगर हम समझने का प्रयास करें तो किसी क्वेश्चन में अगर का लिखा हो तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक, तो हम अपने इस इक्वेशन के माध्यम से, यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कहाँ तक पहुँच गए कि 10 + 5 यानी 10 + 5 - 11 × 1, इसको हल करेंगे तो 11 × 1 = 11, यहाँ पे 11 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 10 + 5 है तो ये हो गया 15, 15 - 11 इक्वल टू क्या हो गया 4, तो 3 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 7। ठीक, तो ये तो हो गया ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका। चलिए मैं एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफर लेता हूँ, जो भी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए इस बार एक बार हम इसे पुनः देख लेते हैं जल्दी जल्दी, एट ए ग्लेंस जिसे बोलते हैं, एक नज़र में फटाफट देखेंगे कैसे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ डिवाइड यानी भाग देना है मुझे, तो सबसे पहले भाग वाली संक्रिया को हल करेंगे। भाग वाली संक्रिया को हल करने के लिए जब 2 से 2 में भाग करेंगे तो रिजल्टेंट मुझे एक ही मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों जो यहाँ लोग बैठे हैं, यार मेरे भाई 2 × 1 = 2, 2 एक ही तो मिला, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं इसको लेके। एक मिला, एक मिल गया। अब यहाँ क्या है, इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब ये प्लस है, तो प्लस और प्लस को जोड़ ले, 17 × 1 = 18, 18 में से 3 घटा दिए 15 मिल गया। ओके, अब यहाँ क्या किया कि ये प्लस और ये प्लस, 14 × 2 = 16, 16 में से 15 घटा दिए 1 मिल गया। ओके, अब यहाँ जब किसी ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई निशान नहीं होता तो यहाँ गुणा का निशान होता है, ये ध्यान में रखना आपको। तो ये लिखा नहीं जाता, लेकिन ये होता है। ठीक, तो यहाँ जैसे ही ब्रैकेट को खत्म किया हमने गुणा का निशान लगा दिया, 14 × 2 = 16 - 15 = 1। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले गुणे को हल करेंगे, 11 × 1 = 11 यानी 11 इसका उत्तर ही आ जाएगा गुणा करने पर, और 10 × 5 = 15, 15 में से 11 घटा दिए 4, चूंकि यहाँ प्लस लगा 4 3 7। ठीक, चलिए ठीक है, इसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ आप लोगों को अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आप कहेंगे अभी कि अभी तो आप ये बता रहे थे कि सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे फिर क्या करेंगे। हो सकता है आप ये भी बोल दें कि ये क्वेश्चन जो है क्या है, गलत है, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। चलिए अब आपसे कहा जाए कि इसे हल करें, तो आपको अभी मैंने रटाया ना कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, तो हम कैसे हल कर लेंगे, नहीं हल कर पाएंगे। इसका रूल होता क्या है मेरे प्यारे मित्रों, इसमें सिर्फ हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर रखना है, सबसे अंदर वाली चीज़ को पहले हल करते हुए हम बाहर की तरफ निकलेंगे। कोष्ठक कोई भी लगाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सबसे अंदर वाली चीज़ को हम सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद वाली चीज़ को, उसके बाद सबसे लास्ट वाली चीज़ को। कोष्ठक कोई भी लगा हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते और मैं आपको नहीं बताता तो आप सोचते क्वेश्चन गलत है, उत्तर में कहीं लिखा होता कि इनमें से कोई नहीं, तो आप फट से इनमें से कोई नहीं मार के अपने घर चले आते। देखिए ऐसे क्वेश्चन एसएससी में 1-2 बार पूछा गया है, मुझे क्लियर तो याद नहीं है कि उसका ईयर क्या है, किस ईयर में पूछा गया था कि छोटा वाला कोष्ठक बाद में लगा के और बड़े वाले कोष्ठक को या मझले वाले कोष्ठक को पहले लगा दिए थे। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करने का एकमात्र यही तरीका है कि हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सबसे अंदर वाले चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर वाली चीज़ अब हम सॉल्व करते हैं फटाफट। आप लोग जल्दी जल्दी देखें, ध्यान लगा के, ज़्यादा समय मत लें, इसलिए मैं छोटा छोटा डिजिट ले रहा हूँ, क्योंकि समझाना है तो बहुत बड़ा डिजिट लेने का कोई मतलब है नहीं। जब हम एग्जाम्पल जब करवाएंगे इसका तो बड़ा बड़ा डिजिट लेके ही करवाएंगे। अब यहाँ क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, यानी 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या उत्तर मुझे मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक, और इसमें क्या करेंगे, अब इसको तीनों को जोड़ लेंगे, 11 1 12 3 15, और फटाफट 3 + 4 + 5, ओके, 2 + 3 + 5 + 11 1 12 3 15, 15 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें सबका सब जोड़ना ही है, तो इस एक ही लाइन में जोड़ लेंगे। 3 2 5 5 10 10 और 15 25, तो यहाँ हम लिख लेंगे 25, चूँकि यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ 5 हो गया, +4 हो गया,
3 हो गया और इसे कर लिए। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 25 पंचे 125, यहाँ क्या लिखेंगे 3 + 4 + 125। अब जोड़ देना है, 4 3 7, 25 पंचे 125 और 4 3 7, 125 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 132 आएगा। 132 हम उत्तर कर लिख लेंगे। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग ब्रैकेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा इसमें बताने वाली कोई चीज़ थी नहीं। आपको सॉल्व कैसे करना है, कौन सी संक्रियाओं को पहले हल करना है और कौन से कोष्ठक को पहले हल करना है। तो कोष्ठक में यही रूल होता है कि हमें अंदर से बाहर की तरफ चलना है, अंदर से बाहर की तरफ। कोष्ठक कोई भी हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक, चलिए अभी इसका हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो इससे थोड़ा डिजिट जो हैं बड़े बड़े लेंगे, नहीं तो कुछ लोग ये समझ रहे होंगे इतने छोटे छोटे डिजिट से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो हम इसे हल कैसे करेंगे। तो मेरे भाई, चाहे डिजिट छोटा हो या बड़ा, अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो आपको मैथ आता है, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सब सीख जाएंगे। डिजिट से कोई मतलब नहीं होता। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, 999 सही 995 बटा क्या है कुछ 999 से 995 बटा 999 गुणे 999। अब आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 999 सही 995 बटे 999। अब मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात करने का एक छोटा सा तरीका ये है, अगर ये ऑप्शन दिया हो, इसके 4 ऑप्शन, अगर मैं क्वेश्चन ही उठा लूँ तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 99 0 809, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 99 89 99 99 89 99। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 99 90 26 99 90 26। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि 99 89 96 99 89 96, ये ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। ठीक, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। मैं इसे कल के सेशन में बताऊंगा, आप लोग इसे हल करके कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर मुझे बताइएगा। बाकी इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कितनी आसानी से, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को देखो और इधर ऑप्शन को देख के तुरंत टिक कर देंगे कि हाँ मेरा उत्तर ही होगा। कभी आपको इसे तोड़ने उड़ने की ज़रूरत नहीं कि इसे 1000 - 1 लिखिए, फिर इसे 1000 - 5 लिखिए, फिर इसमें गुणा करिए, ये करिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्वेश्चन को ऐसे ही देखेंगे, आपको तुरंत उत्तर पे टिक कर देना है कि हाँ मेरा ऑप्शन ही होगा। ये मैं कल आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से मेरा एक बात कहना है कि आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप किसी के बहकावे में मत आइए कि वैकेंसी नहीं आनी, ये नहीं आनी, वो नहीं आनी। वैकेंसियाँ आनी है, वैकेंसियाँ आएंगी, तैयारी में आप लगे रहिए और बिल्कुल से आप विचलित मत होइए। मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, गौर से इसको नोट डाउन भी करते रहिए, और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तो आप भी कमेंट के माध्यम से अपने कन्फ्यूजन को बता सकते हैं। जैसे कल मेरे एक व्यूअर हैं प्रदीप कुमार जी, उन्होंने बताया था, मेरे एक अग्रज हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आई, आप मुझे बताइए कैसे आपने कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, इसका क्या महत्व है, अगर शेषफल क्यूब करने पर मुझे वो नहीं मिल रहा है तो मैंने उनका कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में दूर कर दिया। आप भी ऐसे ही अपना क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से अपने सलाह हम तक पहुंचाइए। हमारी टीम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपको उचित मार्गदर्शन देगी और आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगी। कल एक नए क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ, और ये मेरा जो क्वेश्चन है इसके शॉर्ट ट्रिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।